हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस एवं प्री के लिए बुक लिस्ट और सोर्स मटेरियल के बारे में। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो सोर्स मटेरियल या बुक्स बताने वाला हूँ, ये मैं बताने वाला हूँ एमपीपीएससी के नए सिलेबस जो एमपीपीएससी ने 2020 पीएससी के लिए जारी किया है उसके लिए। इसमें हम पूरे मेंस के सिलेबस को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे और यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक को, कौन सी यूनिट को कहाँ से हम कवर कर सकते हैं, कौन सी बुक आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देंगी, कौन से सोर्स मटेरियल आपको प्रेफर करने चाहिए, उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, कौन से सोर्स मटेरियल को आपको अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं शैलेश ठाकुर। मैंने एमपीपीएससी के 4 बार इंटरव्यू दिए हैं 2014, 16, 17 एंड 18। 2015 में मैं रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में एज़ गुड्स गार्ड सेलेक्ट हुआ हूँ और 2019 प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में मेरे 176 मार्क्स हैं आउट ऑफ 198 और मैं पिछले 4 सालों से जून 2016 से एमपीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो ये यहाँ जो भी बातें करने वाला हूँ या जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये डिपेंड है मेरे पूरे 5-6 साल के एग्ज़ाम एक्सपीरियंसेस पे और 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंसेस पे। इस दौरान मैंने बहुत सी चीज़ों को फ़ील किया है, बहुत से लोगों के डाउट्स ये रहते हैं कि कौन-सी बुक पढ़ें, कौन-सी बुक अच्छी है, कौन-सी नहीं है। लोग जनरली पूरी लाइब्रेरी बना लेते हैं, बहुत सारा सोर्स मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, बट फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, उसका एग्ज़ाम में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हम जब तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करें, प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ करें और हम हमारे पहले से ही सोर्स मटेरियल को पहले डिसाइड कर लें कि हमें किस सोर्स मटेरियल्स के साथ तैयारी करनी है, हमें कौन-सा सोर्स मटेरियल प्रेफ़र करना है, हमें कौन-सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, जिससे कि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी फ्लुएंटली बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके और हमको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स इन वन अटेम्प्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। उससे आपको स्टडी प्लान के बारे में जानकारी मिलेगी, उससे आपको एक अप्रोच के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस अप्रोच से हमें तैयारी करना चाहिए, कैसे हम प्री और मेंस की तैयारी साथ में करते हैं और कैसे इसका फ़ायदा हमें एग्ज़ाम में मिलता है। आज हम यहाँ पे टोटली फ़ोकस रहने वाले हैं बुक और सोर्स मटेरियल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी या व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को जॉइन कर सकते हैं। जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्विज़ेस मिलेंगी। पूरा स्ट्रैटेजिक वे में, सिस्टमैटिक वे में सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। पूरा कप सिलेबस को प्रॉपर वे में तैयार करवाया जाएगा। इसके लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, अपनी फाइनेंशियल फीज़िबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप ये स्टडी प्लान या जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसे चुन सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिसमें आप अनअकैडमी के सभी एजुकेटर्स के द्वारा ली जाने वाली सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सभी टेस्ट सीरीज, सभी लाइव स्क्रिप्ट से आप पढ़ सकते हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोड है ST01, जी हाँ ST01, इसे यूज़ करिएगा। इसे यूज़ करने पे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जो भी प्लान लेंगे उसमें इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो ये 6,300 में आपको मिल जाएगा और अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो ये 7,560 में मिल जाएगा। और इतना अमाउंट पे करने पे आप पूरे 12 मंथ, 24 मंथ अनअकैडमी के अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले ये मेरी मार्कशीट है, जिसमें ये मैंने 176 स्कोर किया है। जनरली होता क्या है, अगर आप सोर्स मटेरियल को लेके सीरियस नहीं हैं या पहले डिसाइड नहीं करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। आपके सामने बहुत सी किताबें होंगी, आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़ें, ठीक है? इतने सारे सोर्स मटेरियल को अगर आप सामने रख के पढ़ाई करेंगे तो अनवांटेड हेडेक होगा और बिना मतलब कि आपको परेशानी के झेलना पड़ सकता है। लाइब्रेरी में जाके खड़े हो जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन-सा सोर्स मटेरियल प्रेफ़र करना है और कौन-सा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आपको ये जान लेना चाहिए कि लेस इज़ मोर होता है। मतलब कि जितना कम सोर्स मटेरियल होगा, जितना आप सोर्स मटेरियल को लेके स्टिक रहेंगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी।
सोर्स मटेरियल को बहुत बल्कि कर लेने से या बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता है। सही किताब को बार-बार पढ़ने से एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है? और एक चीज़, एक बार आप अपना सोर्स मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं, तो उस पे आप स्टिक रहिए फिर, बार-बार अपने सोर्स मटेरियल को चेंज नहीं करिए। आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए और भी आप लोगों से चर्चा कर लीजिए। फिर एक बार, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ इसी किताबों को पढ़िए, नहीं। आपको सब कुछ डिसाइड करने के बाद एक बार आपने किसी सब्जेक्ट के लिए कोई किताब को प्रेफ़र कर लिया या चूज़ कर लिया, तो बस हमें उसी सोर्स मटेरियल को पढ़ना है। कोई भी सोर्स मटेरियल 100% नहीं होता है। सब 80 टू 90% कवर करवाते हैं और हमारा काम उतने में हो जाता है। हमें 100% के पीछे नहीं भागना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि हमको 100% चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए 4 किताबें, 5 किताबें पढ़ते हैं। बट ऐसा करने से आप कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाएँगे, पूरा एग्ज़ाम का सिलेबस कवर नहीं कर पाएँगे और कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान होगा। ठीक है? और फिर जब आप बहुत 100% करना चाहते हो, फिर आप रिवीज़न भी नहीं कर पाते हो। जब रिवीज़न नहीं कर पाएँगे तो आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को सिर्फ़ एक बार पढ़ी और आप सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में उसको वैसा की वैसा रिप्रेज़ेंट कराएँगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप जितना भी सोर्स मटेरियल डिसाइड कर रहे हैं, ये कोशिश करिएगा, ये अपने बैक माइंड में याद रखिएगा कि आप जितने भी सोर्स मटेरियल से पढ़ रहे हैं, ये सब आपको रिवाइज़ भी करना है। तो सोर्स मटेरियल को उतना ही बल्कि बनाना जितना कि आप रिवाइज़ कर सको। ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है हमेशा नए सोर्स को खोजने की, आपके पास जो है वो इनफ है, उसमें आप भरोसा रखिए, उसी को पढ़िए, उसी को 2 बार 3 बार पढ़िए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हमें याद रखना है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ना कि हमें जीके गुरु या जीएस गुरु बनना है, ठीक है? हमें क्या कंप्लीट करना है? सिलेबस। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास सोर्स मटेरियल में होनी चाहिए, वो होना चाहिए सिलेबस। उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा सोर्स मटेरियल डिसाइड होगा या आगे का पाथ आपका डिसाइड होगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं मेंस से। सबसे पहले बात करते हैं मेंस के पेपर जीएस 1 की, ठीक है? जिसका पार्ट ए, पार्ट जो जीएस का पेपर है 1 है, वो 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। हर हर पार्ट में 5-5 यूनिट है। हम चलो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़, जीएस पेपर 1 पार्ट ए, इसमें है हिस्ट्री। हिस्ट्री की पहली जो 1, 2 और 3 यूनिट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहली यूनिट है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी। मतलब ये हो गया हमारा एंशियंट हिस्ट्री। यूनिट 2 है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरी एडी। मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब कि ये मिडाइवल इंडिया है और थोड़ा सा मॉडर्न इसमें इंक्लूडेड है। अब 2000 वो सॉरी यूनिट 3, रिएक्शन ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन रेनेसेंस मतलब भक्ति मूवमेंट वगैरह और वो राजा राम मोहन राय वगैरह, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट लीडर्स, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। इन 3 यूनिट की अगर हम बात करें, कि 3 यूनिट आपकी कैसे कवर होगी? पहली 2 यूनिट आपकी बुक है पूनम दलाल दाहिया। एक बुक है एंशिएंट मिडाइवल इंडिया की, जिसकी राइटर है पूनम दलाल दाहिया। आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपका एंशिएंट मिडाइवल पीरियड का सारा कुछ, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम बीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका जो नया एडिशन है, इसमें उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को भी इंक्लूड किया है। तो ये एक किताब आपका ये यूनिट 3 और यूनिट 2 का कुछ पार्ट को कवर कर लेगी। तो आपकी ये 3 यूनिट के लिए 2 किताबें हैं, आपको इसको प्रेफर करना है। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कुछ कोचिंग्स के, जैसे आकार आईएएस है, निर्माण आईएएस है, इनके नोट्स हैं, वो सही प्रेफर कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन स्टैंडर्ड बुक्स के लिए इसलिए है, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको सिस्टमैटिक सिलेबस वाइज या कहना चाहिए क्रोनोलॉजी वाइज चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि रिमेंबर करने में, पढ़ने में आसानी होती है और पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है? नोट्स क्या होते हैं? नोट्स कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरी सजेशन है कि आप स्टैंडर्ड बुक कवर करिएगा। ये दोनों किताबें दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। ठीक है? अब बात करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 की। इसमें है एमपी। देखते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 4 में क्या है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म। और यूनिट 5 स्पेसिफिकली डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश में है, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होरकर, सिंधिया, भोपाल।
ठीक है, विद ज्योग्राफिकल रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, मतलब कि ये डायनेस्टीज को हमको उतना पढ़ना है जितना कि हमारे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर आता हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोर्स मटेरियल की। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उपकार पब्लिकेशन की एक किताब आती है संपूर्ण अध्ययन। ठीक है, ये है डॉक्टर सिद्दीकी के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। एमपीपीएससी इस किताब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये जब ये नया सिलेबस नहीं आया था, मतलब 2014 के पहले जब एमपी का एक पेपर अकेला हुआ करता था, उस समय से एमपी के लिए बहुत ऑथेंटिकेटेड और बहुत अच्छी किताब मानी जाती रही है। पहले भी एमपीपीएससी इसी किताब में बेस्ट क्वेश्चन पूछता था और इसी किताब से लोग तैयारी करते थे। बट अभी प्रेजेंट में पुणेकार, महावीर, उन्होंने बहुत सी किताबें निकाल ली, इसलिए आजकल इस किताब की वैलिडिटी कम हो गई है स्टूडेंट्स की नज़र में। बट एमपीपीएससी अभी भी इसी किताब को फॉलो करता है। और जब एमपीपीएससी ने यूनिट 4 और यूनिट 5 स्पेशली एमपी को डेडिकेट किया है, तो इस किताब में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और इस किताब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले इस किताब को फॉलो करें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एज सच ऐसी कोई ऑथेंटिकेटेड या बहुत अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है। ये हमारा ड्रॉबैक है, या ये हमारा कह सकते हैं बुरी किस्मत कह सकते हो आप, कि इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप मुकेश माहेश्वरी की एक किताब आती है एमपी की, जो इंग्लिश मीडियम उन्होंने जारी की, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और महावीर की समग्र अध्ययन आप प्रेफर कर सकते हैं। इन किताबों से मिला जुला के आप अपने नोट्स बना लें। कुछ टॉपिक्स जो आपको यहाँ नहीं मिलते हैं वो आप हिंदी मीडियम की सिद्दीकी से पढ़ लें और ट्रांसलेट करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहें कि शॉर्टकट वे में हमारा एमपी तैयार हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। अभी तक इसलिए हो जाता था क्योंकि एमपी का सिलेबस स्पेसिफिक नहीं था, मतलब कि एक कंबाइंड सिलेबस था ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ 2019 तक, जो अभी हम मेंस होने वाला उस तक, तो काम चल जाता था। बट अब यूनिट 4 यूनिट 5 मतलब 30 और 30 60 नंबर 60 मार्क्स टोटली एमपी को डेडिकेटेड है। इसलिए अब आप एमपी को नेग्लेक्ट या नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एमपी का प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जो पहली यूनिट है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है। मेजर फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, रिवर्स वगैरह। मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोसिटी। वर्ल्ड क्लाइमेट, कौन से रीजन्स होते हैं, कहाँ रेनफॉल होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर में क्या अंतर है ना, क्लाइमेटिक रीजन्स क्या, उसके इफेक्ट क्या है। सेकंड में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें वही फिर फिजिकल फीचर्स सारे, फिजिक जो लॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाइमेट, मानसून कैसा है, अल्नीनो क्या है, क्लाइमेट, सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये दो यूनिट जो हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, इसके लिए आपकी बाइबल होंगी एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी की किताबें। 11th में है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इसमें है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों किताबें आपका बेस बनाएंगी। इन दो किताब को आप सबसे पहले लीजिए, सबसे पहले पढ़िए। एनसीईआरटी 6 to 10 आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि हमारे ज्योग्राफी के बेसिक्स कुछ क्लियर हैं, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट ये दो किताबें आपकी फंडामेंटल किताबें हैं। इसके बाद आपको ज्योग्राफी के लिए जो किताब प्रेफर करनी चाहिए वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, जो आती है महेश बर्णवाल के द्वारा लिखित किताब है, और ये है कॉस्मोस पब्लिकेशन की। ठीक है, महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी बोल के आप मांग सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ज्योग्राफी की जो कि महेश बर्णवाल ने लिखी है। ये किताब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है और बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने हैं और बहुत अच्छे से उनके बारे में जानना है, तो एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग की, बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, थोड़ी सी टफ लगती है इनिशियली, बट अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इस किताब को पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्लियर? तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर इन किताबों के बाद भी कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में अगर रिमेनिंग रह जाते हैं, आपको लगता है कि हमारे कुछ टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं, तो आप उसके लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और अपने थोड़े से शॉर्ट नोट्स उसमें बना सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये आपको इकोनॉमी वाली किताब में इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इनके बारे में आप थोड़ा बहुत चाहें तो गूगल की सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश इसमें क्या है, मेजर ज्योग्राफी जियोमॉर्फिक रीजन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्मदा वैली एंड मालवा प्लेट्यू, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। ये सारी चीज़ें आपको एमपी की किताब में मिल जाएंगी। ठीक है, आप महावीर जी के कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स रख सकते हैं,
और सिद्दीकी को भी प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले निर्माण आईएएस के इसके लिए नोट्स है, थोड़े से लेंथी हैं, मोटे हैं, बट अच्छे हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले वंस अगेन अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाएं, महावीर जी की किताब आप यूज कर सकते हो। निर्माण आईएएस के नोट्स जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे लेके उनके कुछ बुलेट पॉइंट्स बना के आप इंग्लिश मीडियम में उनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और इन सब के अलावा अन अकेडमी में एमपी के लेक्चर्स स्पेशली डेडिकेटेड आपके लिए हैं, तो आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 पार्ट बी की यूनिट 4। इसमें है वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो, एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए के विजन और दृष्टि के नोट्स हैं, आप डालिए डिजास्टर मैनेजमेंट विजन एंड दृष्टि गूगल में, आपको वहां से मिल जाएंगे, आप उनका प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले विजन के ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि के ले सकते हैं। और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किताब है आईपीएस अशोक कुमार की चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा। पतली सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ऑथेंटिकेट किताब है, आप इसे यूज कर सकते हैं। वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट, इसके लिए अलग से आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप एनवायरनमेंट के लिए तैयारी करेंगे, एनवायरनमेंट स्टडीज के लिए पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वाटर और उसके मैनेजमेंट की काफ़ी सारी वाटर कंजर्वेशन की चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी भी हमारा ये टॉपिक अनकवर्ड है या कम कवर हुआ है, तो आप गूगल सर्च करके कोई नोट्स वगैरह देख सकते हैं, गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, जैसे अनअकैडमी के वीडियोस हैं, ठीक है, या निर्माण आईएएस के नोट्स हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको अवेलेबल हैं जो आजू बाजू मिल रहे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यूनिट 5 में है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, जिसमें है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक में कवर हो जाएंगे। इसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर करेंगे? टीएमएच की है एक बुक जिसके राइटर है रवि अग्रहारी। बहुत मोटी किताब है, किताब का साइज देख के डरना नहीं, पूरी किताब हमें नहीं पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 5 के ये टॉपिक है, ये टॉपिक एक चैप्टर में दिए हुए, हमको वहां से इनको पढ़ लेना है, दैट्स ऑल। हमको पूरी किताब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी किताब है, ऑथेंटिकेटेड किताब है, और बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हुई सिंपल लैंग्वेज में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ये किताब आपको प्रेफर कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं GS2 पार्ट 1 की। सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ज्योग्राफी हो गया, ये एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी होगी, यही है, देखो रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है उसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंपोनेंट्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपकी उस किताब से कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। बात करते हैं सेकंड पेपर पार्ट ए। सेकंड पेपर का सिलेबस भी वैसे ही है, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, एक पार्ट में 5 यूनिट है। ठीक है, बात करते हैं पहले पार्ट की, जिसमें बात करते हैं पहले यूनिट 1 की। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। फिर कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज। ठीक है, फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूनिट 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे कमीशन हैं इस पे। ठीक है, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर इंडियन पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, पब्लिक मूवमेंट, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इशूज। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ राइट्स। कुल मिला के जो पूरी पॉलिटी है उसे अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन। अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अगर आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत कैसे टूटा टूटा सा सिलेबस है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये चीज़ें कहाँ से इकट्ठी आ गई, कोई कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। तो मेरा सजेशन है, आप सबसे पहले एक बुक है, बहुत ऑथेंटिकेटेड बुक है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है पॉलिटी के लिए। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, ये बाइबल है। बाइबल, कुरान, गीता, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। ये मैं अकेला नहीं, आपको सभी लोग सजेस्ट करेंगे। ये किताब आपकी फंडामेंटल है। इस किताब को कम से कम 2-3 बार आप पढ़ें, और ये किताब एक मिरेकल है। आप जितने बार पढ़ेंगे ना, उतने बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की आती है। नया एडिशन इसका भी आ गया, बढ़िया कलरफुल है, बहुत अच्छा है, आप इसे लें।
इस किताब को पढ़ने से आपके सारे टॉपिक्स ए वन गो में तैयार हो जाएंगे। आप सिलेबस को अभी साइड में रखें, पहले इस किताब को कंप्लीट करें। इस किताब को कंप्लीट करने के बाद आप फिर सिलेबस उठाइएगा और देखिएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं। जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपका छूट जाएगा, ये सीबीओ, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स छूट जाएंगे, रोल ऑफ मीडिया वगैरह छूट जाएगा। ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए आप ऐसे ही मतलब सिलेबस में देखने के बाद आपको लगता है कि जो जो टॉपिक हमारे छूटे हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लें, उन्हें एक दफा लिख लें और उन टॉपिक्स के लिए फिर आप विजन, दृष्टि, अनअकैडमी कोई भी वेबसाइट को, जो एजुकेशनल वेबसाइट है उन्हें फॉलो कर लें। हिंदी मीडियम वाले जागरण जोश फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनको फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपको लगता है कि जहां से हमारा ये टॉपिक कवर हो रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये जहां पे भी आपको मिलता है उसका या तो प्रिंट आउट ले लें या अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, जो ये सीबीओ, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो विजन, दृष्टि, अनअकैडमी कहीं भी मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अब इनके लिए आप किसी स्पेसिफिक बुक या किसी स्पेसिफिक सोर्स के लिए ना जाएं, क्योंकि 10-15 टॉपिक्स के लिए या 4-5 टॉपिक्स के लिए आप किसी अलग बुक या किसी अलग सोर्स को फिर से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि एम लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ तो ऐसे दिए हुए हैं। तो अब आपने फंडामेंटल राइट से कितने, 2 सोर्स हो गए। ठीक है, आपने एम लक्ष्मीकांत से ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, वहां से ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम इसको फॉलो करें उसको फॉलो करें, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। हमारी एक सोर्स है, हमारा एक बुक है जो हमारी हमने डिसाइड की है पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, उसमें स्टिक रहो। जो वहां से कवर नहीं हो रहा उसे हम इंटरनेट की मदद से, गूगल की मदद से, किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स की मदद से हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये काम हो जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 की। यूनिट 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया गया है यूनिट 5 में। दिखाता हूं मैं। यूनिट 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। देखिए, इनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा, बट यहाँ पे इनको ऐसा पॉलिटिकल थिंकर हमें पढ़ना है, ना कि इनकी जीवनी पढ़नी है। ठीक है, इनकी जीवनी हम तो सब हिस्ट्री पढ़ेंगे, सब सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के बारे में भी आप पढ़ लोगे, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी पढ़ लोगे, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ लोगे, मतलब इनके पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए एज सच अभी कोई बुक अवेलेबल है नहीं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर हो सकता है आगे चल के कोई किताब पब्लिश हो जाए, बट अभी नहीं है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आप इसके लिए इंटरनेट के थ्रू खुद के नोट्स बना लें। बहुत ईजी है, एक एक व्यक्ति के लिए 2-2 पन्ने के नोट्स बनाने, इजीली आप बना सकते हो। नोट्स में क्या बनाना वो भी बता देता हूँ। पहली चीज, उनका बायोडाटा बहुत छोटे में। ठीक है, उसके बाद उनकी सेइंग्स, उन्होंने क्या कहा है, उनकी किताबें, ठीक है, उनके पॉलिटिकल वर्क्स, उनकी फिलोसॉफी, इन सब चीजों को आपको एक जगह में इकट्ठा कर लेना है बस। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो अन अकेडमी में जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो किसी न किसी एजुकेटर के द्वारा इसके लिए इस सीरीज पे वीडियो जरूर बनाए जाएंगे या इस सीरीज को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप इसे वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो आपको एक बार में ऑडियो विजुअल तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आपका ये टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। इसमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड किया गया है। चलिए देखते हैं यूनिट 5, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट्स है, पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेलीगेशन क्या होता है, theories of organization, steps and area of control and unity of command, new dimensions of public management, management of changes and development of administration। कुल मिला के पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कुछ पार्ट ऐड किया गया है। एक किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, टीएमएच पब्लिकेशन की आती है, राइटर है एम लक्ष्मीकांत, जिन्होंने इंडियन पॉलिटी लिखी हुई। लेकिन ये किताब क्या है, बहुत मोटी है और बल्कि है, तो सिर्फ 30 मार्क्स के लिए या एक यूनिट के लिए पूरी किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है और फिजिबल भी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब के कुछ टॉपिक्स को पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ सकें तो पढ़ लें। ठीक है, लेकिन उतने से टॉपिक्स के लिए इतनी कॉस्टली बुक परचेस करना इकोनॉमिकली बर्डन है। तो क्या करें, पहली चीज, प्रेफर
एनी इंस्टीट्यूट नोट्स, किसी न किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई ना कोई नोट्स जरूर निकाले जाएंगे। आप मार्केट में जाएं, उसे पता करें और उसे परचेस करके उसे पढ़ लें। दूसरी चीज, अन अकेडमी को आप फॉलो करें। अन अकेडमी में इस सिलेबस के ऊपर जरूर ही कोई ना कोई एजुकेटर जरूर पढ़ाएगा, और कोई ना कोई एजुकेटर वही एजुकेटर होंगे जो एमपीपीएससी के लिए प्रॉपर क्रेडिबिलिटी रखते हैं या प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अन अकेडमी में सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आपका ये टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा। तो आप यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए या तो अन अकेडमी में डिपेंडेंट हो सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या आप अपने खुद के सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बना सकते हैं। कहाँ से? इंटरनेट से सर्च करके। क्लियर? तो यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वेल डिफाइंड यूनिट्स हैं। सिर्फ जितना सिलेबस में लिखा हुआ है आप उतना कवर कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं GS2 पार्ट बी की। इसकी पहली यूनिट है इकोनॉमी। देखते हैं क्या है पहली यूनिट में। इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी, इशूज एंड इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नेशनल इनकम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी, गुड टैक्सेशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें। और ये क्या है, यहाँ पे मेजर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप तो नेट में डालिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्लैश स्पेस करके आप डाल दीजिएगा यूपीएससी, तो आपको विजन, दृष्टि, आईएएस फोरम, आईएएस पार्लियामेंट, इनके कोई ना कोई बहुत अच्छे और क्वालिटी मटेरियल मिल जाएंगे। उसे आप प्रिंट आउट कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस उनके नाम दिए हुए हैं, इंश्योर करिएगा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपके कवर हो जाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके लिए आप इनिशियली आप लूसेंट पढ़ लें। लूसेंट जो अपनी जीएस वाली होती है उसकी इकोनॉमी पढ़ लें। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोगों को ऑफेंडिंग लगे कि मेंस के लिए मैं लूसेंट बता रहा हूँ, बट ये बहुत इफेक्टिव बुक है। बहुत से लोग इसे प्रेफर करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करिएगा। बहुत अच्छे से इकोनॉमी को बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। 3 मार्कर के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इंडियन इकोनॉमी के बुक है संजीव वर्मा के द्वारा, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत स्टोरी टेलिंग टाइप लिखा हुआ है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से समझाया है। इससे आपके बेसिक इकोनॉमिक की टॉपिक या अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी। और अगर आपको अभी भी इकोनॉमी को लेके कुछ संशय है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप अन अकेडमी से इसे पढ़ सकते हैं, और निर्माण आईएएस के नोट्स भी आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि विजन, दृष्टि या अन अकेडमी किसी को भी आप फॉलो कर लीजिए, कहीं से भी आपके कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर एक चीज दोहराना चाहूंगा, एक ही सोर्स मटेरियल पे स्टिक रहिएगा। विजन को फॉलो किया तो विजन को ही फॉलो करिए, दृष्टि को फॉलो किया तो दृष्टि को ही फॉलो करिए, अन अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं तो ब्लाइंडली अन अकेडमी को फॉलो करिए। ठीक है, एक ही चीज के लिए विजन के नोट्स भी पढ़ना, दृष्टि के भी पढ़ना, अन अकेडमी से वीडियोस भी देखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, एक सोर्स में स्टिक होइए, रिवीजन करिए बार बार, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश की हेडिंग ही है मध्य प्रदेश। अब जितनी भी चीजें हम इकोनॉमी में देखेंगे यहाँ पे सब में मध्य प्रदेश लगा हुआ है। वेलफेयर स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सीट्स की सप्लाई, मेजर क्रॉप्स वगैरह वगैरह। ठीक है, डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, अवेलेबल ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के बात करें, हम इकोनॉमी क्या है, एमपी की इकोनॉमी पढ़ना है। इसके लिए आप कोई भी किताब एमपी की जो आप प्रेफर कर रहे हैं, मुकेश माहेश्वरी प्रेफर कर रहे हैं मुकेश माहेश्वरी, सिद्दीकी प्रेफर कर रहे हैं तो सिद्दीकी, महावीर प्रेफर कर रहे हैं तो महावीर, उससे आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए। अब उसको कंप्लीट करने के बाद आप ये देखिए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। जो टॉपिक्स रह गए हैं उनके नोट्स बना लीजिए, बहुत इजी है। क्योंकि अगर आप फिर उस टॉपिक्स के लिए ऐसी किताब ढूंढने जाएंगे जिनमें कि ये टॉपिक भी मिले तो फिर कोई ना कोई टॉपिक फिर छूटेंगे, क्योंकि एक किताब में सारी चीजें मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो किताब है वो एक एमपी के जीएस को ध्यान में रख के बनाई गई है, ना कि सिलेबस को। इसीलिए आप क्या करिए, एक किताब पकड़िए, एक बुक पकड़िए, उससे जनरली एक बार आप पूरा एमपी का इकोनॉमी कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए कि अब हमारे कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उनके नोट्स बना लो। इजी वे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्कीम्स ऑफ एमपी, पुणेकर या महावीर की किताबें निकलती हैं जिसमें वो मध्य प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं के नाम से आती है। उसमें वो सारी योजनाएं होती हैं टॉपिक वाइज, महिलाओं की अलग, बच्चों की अलग। वो किताब ले लीजिए और उससे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जैसे इसकी वुमेन्स की स्कीम, चाइल्ड चिल्ड्रंस के लिए कौन सी स्कीम है, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कौन सी स्कीम है, ठीक है,
फार्मिंग सेक्टर के लिए कौन सी स्कीम है, उसके एक अलग नोट्स बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, आपके आंसर को एनरिच करने के लिए मटेरियल मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। क्या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसे अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हमें कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ना चाहिए, वैल्यू एडिशन मटेरियल होता क्या है? हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हम इसमें कैसे और वैल्यूज़ को ऐड करें। इसके लिए क्या है, आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, एमपी के इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलती जाएगी। ठीक है। आप अनअकैडमी को फॉलो करते हैं तो अनअकैडमी को फॉलो करिए। ठीक है। उसके अलावा आप निर्माण आईएएस के कुछ नोट्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सब कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है। आप अनअकैडमी को भी फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अनअकैडमी के सिलेबस कंप्लीट करने वाले वीडियोस को कवर करें, जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद अनअकैडमी में जो वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ाया जाता है या आंसर राइटिंग के सेशंस हैं, उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिए। जो क्विजेस होती हैं उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिए, करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, उससे आपका क्या है, इकोनॉमिक में जो वैल्यू एडिशन या एनरिचमेंट है वो होता रहेगा। क्लियर। बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन। ठीक है। और वेलफेयर प्रोग्राम्स किसके, डिफरेंटली एबल्ड क्लासेस के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अंडर प्रिविलेजेस के लिए। ठीक है। क्लियर। ये कहाँ से हुआ कब? देखो, ये एक बहुत डायनामिक टॉपिक है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, हमें करंट अफेयर का नॉलेज चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या, हम कोई एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वो, या हमारा डेली न्यूज़पेपर। ठीक है। उसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए निर्माण, विजन, दृष्टि या अनअकैडमी किसी एक चीज़ को फॉलो करते रहिए। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पोर्शन पे पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ये डायनामिक टॉपिक है, ये चेंज होते रहते हैं और ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स मटेरियल नहीं है। ठीक है। सोशल इश्यूज के ऊपर करंट अफेयर का कंपाइलेशन विजन भी निकालते हैं, दृष्टि वाले भी निकालते हैं, आप उन्हें ले लीजिए। उसमें आपको सेक्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी, जैसे विजन का आता है पीटी 365 या मेंस के लिए 365 आता है। उसमें जो सोशल इशू वाला कंपाइलेशन है, आप वो उसका प्रिंट आउट करा लीजिए और उसे पढ़िए। अब उसे आपको वर्ड टू वर्ड या कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसे आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। या सबसे बेस्ट है आप अन अकेडमी को फॉलो करें। अन अकेडमी में इस टॉपिक को जो पढ़ाया गया है आप उसे फॉलो करें, और टाइम टू टाइम अनअकैडमी में ऐसे वैल्यू एडिशन के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, आप उन्हें देखते रहें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के नोट्स बना लें। ठीक है। वुमेन्स के लिए जैसे मैंने बताया, आप एमपी के लिए जहां बना रहे हैं वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स बनाई गई हैं वो भी कर लें। और आप गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को फॉलो करें, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे पीआईबी। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट, इनको आप फॉलो करते रहें। इनसे आपको क्या है, गवर्नमेंट के नई इनिशिएटिव्स के बारे में पता लगता रहेगा। अगर आप वेबसाइट को फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो न्यूज़पेपर से आपका ये काम होता रहेगा। ठीक है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है। अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है 2020 का, आप इसे जरूर पढ़िएगा। जनरली क्या होता है, आप इसका कहीं से हाईलाइट पढ़ लेंगे, कहीं से इसका जिस्ट पढ़ लेंगे, बट अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खुद पढ़ेंगे तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, विजन है, प्रिंसिपल है, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है या जो वहाँ पे जो लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्वालिटेटिव वे में लिखा गया है। उससे आपको पता लगेगा कि हमारे आंसर्स हमें कैसे लिखने चाहिए, आपको आंसर्स लिखने का आइडिया पता लगेगा। तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कैसे हिस्ट्री को, कैसे पुरानी चीज़ों को कनेक्ट किया है, कैसे उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया है, कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज़ की है, वो अगर आप उसे कैच कर पाए तो ये आपके लिए बिल्कुल नहले पे दहला होगा। आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएँगे। एजुकेशन की नई डेफिनिशंस आपको वहाँ मिलेगी। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है वो मिलेगी। ऐसे ही हेल्थ पॉलिसी भी आती हैं। ठीक है। जैसे अभी 15th ऑफ अगस्त को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ पब्लिकेशंस आएँगे, न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिकेशंस आएँगे। आप उसे पढ़िए। उसमें ये वो बहुत सारी कुछ एडिटोरियल्स आएँगे, आप उन्हें पढ़िए। उनसे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी और वहाँ से आपको जानने को मिलेंगी। वो कुछ पुराना एनालिसिस भी करेंगे, हेल्थ की वैल्यू भी बताएँगे, और वो नई जो स्कीम है या जो नया इनिशिएटिव है उसके प्रोस और कॉन्स दोनों बताएँगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। इससे आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी और एनालिटिकल वे में आप सोच पाएँगे, क्योंकि ये यूनिट यही डिमांड करती है। वो सीधे-सीधे पूछेंगे, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरनीज़ एंड गिव मेजर्स अबाउट इट।
ठीक है? तो जब तक आपको एल्डरलीज़ की प्रॉब्लम नहीं पता होंगी और आपको ये नहीं पता होगा कि हम किस तरीके से सोच के उनके मेजर्स को लिखते हैं, तब तक आप क्वालिटी आंसर्स नहीं लिख पाएँगे। क्यों? क्योंकि आप टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप कैसे लिखना है ये नहीं जानते हैं और क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है क्या? गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पढ़ना, एडिटोरियल्स को पढ़ना, ये आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसे मिस नहीं करिएगा। जीएस पार्ट जीएस 2 का पार्ट बी की यूनिट 4 है, ठीक है? सोसाइटी एंड कल्चर है, इसमें सोशियोलॉजी डाला गया है मेनली तो, ठीक है? सोशल हार्मनी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, रिचुअल्स वगैरह, कास्ट सिस्टम, आश्रम, पुरुषार्थ, ठीक है? रिलीजन, सेक्स, इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह, ठीक है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, रोल ऑफ एनजीओज वगैरह वगैरह। इस यूनिट 4 के लिए आप फ्रेंडली स्पीकिंग अभी कुछ भी ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप अनअकैडमी को फॉलो करें, वहाँ से इस यूनिट को कवर करें, या आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो आप उससे इसे कवर करें, या कोई भी कोचिंग जैसे निर्माण आईएएस, दृष्टि, विजन, उनके जो मटेरियल्स हैं, वहाँ से आप इसे कलेक्ट करके अपने नोट्स बना लें, ठीक है? या एक सोसाइटी इन इंडिया रामचंद्र गुहा की किताब आती है, बट वंस अगेन सिर्फ 30 मार्क्स के लिए इस टॉपिक के लिए पूरी किताब को पढ़ना या उस किताब को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें आप अभी होल्ड पे रखें, वेट एंड वॉच, कुछ ना कुछ नया मटेरियल आएगा, मैं उसे अपडेट कर दूंगा, या अनअकैडमी में मेरे द्वारा या किसी भी एजुकेटर के द्वारा ये टॉपिक कवर कराया जाएगा, आप वहां से इसे कवर कर लें, ठीक है? यूनिट 5, इसमें हेल्थ है, ट्राइब्स ऑफ एमपी, डब्ल्यूएचओ, ये सिलेबस है पूरा, ठीक है? पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ एजुकेशन, एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन एंड कंट्रोल, ठीक है? ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, इसमें थी जो हमारी मेजर वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उनके पर्सपेक्ट में हमको पढ़ना है, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। ये एमपी का टॉपिक है ट्राइब्स वाला, ये आपको एमपी की किताब मोहिकेश माहेश्वरी सिद्दीकी में कवर हो जाएगा, ठीक है? वुमेन का एजुकेशन, फैमिली हेल्थ, वाइटल स्टेटिक्स, माल न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट, ठीक है? डब्ल्यूएचओ, ये जितने भी चीज़ें हैं ये हेल्थ वाली, हेल्थ सेक्टर, इसके लिए वंस अगेन फिर वही कि करंट अफेयर्स को फॉलो करें, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऑथेंटिकेटेड बुक या पब्लिकेशन नहीं है। हेल्थ के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो किताब है वहाँ से हेल्थ की डिसीज़ वगैरह इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, लेकिन वंस अगेन वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट से कवर नहीं करते हैं। हाँ, ये वाला ट्राइब वाला पार्ट तो आपका एमपी से पूरा कवर हो जाएगा, इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसके लिए वही आप विजन दृष्टि के करंट अफेयर्स के मटेरियल को फॉलो करें, सोशल इश्यूज वाले, उसका हेल्थ सेक्टर को पढ़ें, ठीक है? हेल्थ मिनिस्ट्री की बुलेटिन्स को देखते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने सेल्फ नोट्स बना लें, और अगर आपको ये सब करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल वन लाइन का सॉल्यूशन है, फॉलो अनअकैडमी। अनअकैडमी में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कराई जाएंगी और कराई जाती रही है हमेशा से, आप उसे फॉलो करें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं जीएस 3 की, ठीक है? जीएस 3, जीएस 3 में पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है, सीधे सीधे पूरे पेपर को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में फिजिक्स है, देख सकते हैं आप, वर्क, प्रेशर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट। यूनिट 2 में केमिस्ट्री है, विथ केमिस्ट्री है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, डेफिनेशन, केमिकल सिंबल, प्रॉपर्टीज, ठीक है? मटेरियल, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट वगैरह। यूनिट 3 में यूनिट 3 में बायोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह वगैरह, ठीक है? रेस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपायरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह। तो इन तीनों के लिए सिंपल, आप एक किताब आती है लूसेंट की जनरल साइंस, या एक किताब आती है अरिहंत की मैकबुक, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, आप बुक स्टोर में जाइए, उनका कंटेंट देखिए, पलटा के देखिए, आपको जो लगता है कि हाँ ये किताब मुझे पढ़ने में अट्रैक्टिव लग रही है, इसको मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, या ये किताब मुझे पढ़ने में अट्रैक्टिव लग रही है, मैं इसको इजीली पढ़, उसको खरीद लीजिए। अगर आप ल्यूसेंट जनरल साइंस खरीदते हैं तो पहली चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़नी है जितनी हमारी कहाँ दी हुई है, सिलेबस में दी हुई है। आप अरिहंत की मैकबुक खरीदते हैं तो उसके साथ भी यही चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई है और बहुत सी चीज़ें बहुत शॉर्ट में दी हुई है। वंस अगेन अपने बैक ऑफ द माइंड में ये डिसाइड कर लीजिएगा कि ये हमेशा रखिएगा कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है।
लेकिन इन दोनों किताब से पहले अगर आप एक बार 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें को कवर कराया गया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 6वीं की किताब उठाया, उसका कंटेंट देखा, ये देखा कि हमारे सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, खत्म। एक बार में शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, आपकी एक किताब एक बार में परमानेंटली खत्म हो जाएगी। मतलब रिवीजन के लिए आपको फिर से एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो क्या होगा, आपको फिर से वो किताब उठानी पड़ेगी, जो कि बहुत लेंथी वो काम है, आपसे होगा नहीं। इसलिए मेरा सजेशन है 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए, शॉर्ट नोट्स इसके बना लीजिए, उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से उठा के ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं इनको आप एनरिच कर लीजिए। अब एनरिच कैसे करेंगे, आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते जहां आपने 6वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से क्या किया है, नोट्स बनाया है, वहां से भी चीजों को पढ़ते रहिए और दोनों को कंपाइल करके एक परमानेंट अपना नोट बना लीजिए। या फिर जो जनरल साइंस या अरिहंत की आप बुक पढ़ रहे हैं वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के यहाँ के नोट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपकी 1 गो में कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। दिस इज अ न्यू एडिशन। ठीक है, इसमें उन्होंने कंप्यूटर को ऐड किया है जो अभी तक सिलेबस में नहीं था। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जनरेशन, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, और ये सारी चीजें आपको ऐड की हुई है। वेब पेज क्या होते हैं, साइट क्या होते हैं, पोर्टल क्या होती है। देखो, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या जो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं या जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है या बीकॉम बीएससी किया हुआ है जहाँ पे कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट था, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली कवर होने वाला टॉपिक है। बट वो लोग जो कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं है, कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, उन्हें किताब प्रेफर करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो एक परीक्षा मंथन की किताब आती है कंप्यूटर की, जो आप प्री के लिए प्रेफर करते हैं, वही आपके मेंस के लिए सबसे अच्छी किताब है। आप इससे अपना पूरा कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी बेसिक कंप्यूटर की किताब आप यूज कर लें। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से फ्रेंडली हो तो फिर आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली गो ऑन द गूगल, टाइप द टॉपिक, क्लियर, स्टडी फ्रॉम देयर एंड मेक अ शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको अगर ये कंप्यूटर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा हेडिक लगता है या थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही है, तो सिंपल अनअकैडमी के वीडियोस देखिए। अनअकैडमी में ये टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे ही, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, GS3 यूनिट 5 बेसिक मैथ्स एंड न्यूमेरिक एप्टीट्यूड अभी तक भी था, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस वगैरह आते थे, अब पूरी यूनिट है। 3 मार्कर भी आएंगे, 5 मार्कर भी आएंगे और 11 मार्कर भी आएंगे। इसी से पूरा 30 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आप बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, कोई भी मैथ्स की किताब उठा लें, उससे क्वेश्चंस लें। और हमें पहली चीज़ मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड्स इनकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप उठाइए उसको, जैसे आप 10th-12th में मैथ्स करते थे वैसा करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके लिए सिंपल, बहुत सिंपल वे है, फॉलो अनअकैडमी। अनअकैडमी में मैथ्स के एजुकेटर्स हैं जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, आप वहां से कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज आपको मेंटल हेडेक नहीं होगा। क्योंकि जिनका मैथमेटिक एप्टीट्यूड नहीं है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है, मैंने देखा है। इसीलिए सिंपल फॉलो अनअकैडमी। अनअकैडमी में जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है वहाँ से रोज आधा घंटा 1 घंटा लाइव क्लासेस अटेंड करिए, वहाँ जो क्विजेस कराई जाती हैं उसे अटेंड करिए, अपने आप का थोड़ा सा मैथिकल एप्टीट्यूड करिए, क्योंकि यहाँ पे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने भी अपनी जो कॉपी देखी है, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो आपको मैथ्स में आउट ऑफ पूरे की पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर 30 है तो 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं। मैथ्स में मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आपने उसे प्रॉपर वे में सॉल्व किया है और सब कुछ सही है तो ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है, या एक कह सकते हैं आप, आपको GS3 में आपके स्कोर को अच्छा करने के लिए एक तरीके से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि 30 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपने ये कर लिया तो इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। कोई भी मैथ्स की किताब ले लें, किसी भी एजुकेटर को आप फॉलो कर लें, जैसे अजय सरकार सर हैं जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वंस अगेन हेल्थ इश्यूज के बारे में बात की गई है।
GS2 में भी हेल्थ वाला सेक्शन था, लेकिन GS2 और यहाँ जो हेल्थ का सेक्शन है उसमें डिफरेंस है। GS2 में हेल्थ ऐसा सोशल इशू पूछा जाएगा, क्योंकि वो सोशियोलॉजी का पेपर है, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, हम हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं पूछा जाएगा, ठीक है। महिलाओं की हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं पूछा जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाएगी, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो पूछा जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स क्या होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या होती हैं, इनके क्या वर्क हैं, ठीक है, कैसे हम डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम मेटल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, कैसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन से कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पूछ जाएगी। बट ये साइंस का पेपर है, यहाँ पे हेल्थ ऐसा साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ पूछा जाएगा, मतलब कि हेल्थ को साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा। साइंस के पर्सपेक्टिव से कैसे पूछा जाएगा कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, और इसके ऊपर आंसर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना इसलिए ज़्यादा है कि अभी कोविड-19 चल रहा है और वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे रोज नए आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि RNA वैक्सीन पे वर्क चल रहा है, DNA वैक्सीन पे वर्क चल रहा है, 1 फेज ट्रायल, 2 फेज ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। तो अगर आप सिंपली अभी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो आपका वैक्सीन वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से कवर हो जा रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। आयुष क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी इनकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, कैसे साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स पूछी जा सकती हैं यहाँ की किस चीज़ के लिए क्या है, ठीक है। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ICMR, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ये क्या है, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एम्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है या पढ़ना है, ठीक है, जो यहाँ पे कवर होगा। इसके लिए सिंपल एक किताब है जो आपके पास ऑलरेडी मैंने पहले भी बताई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय टाटा मैग्रा हिल, रिटन बाय रवि अग्रहारी। इस पे हेल्थ का एक अलग पूरा चैप्टर है, उस पे आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस आपको स्कीम्स के लिए नई बुलेटिन्स को प्रेफर करना होगा, या किसी भी दृष्टि या विजन का गवर्नमेंट स्कीम्स का आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उससे हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स को अलग सॉर्ट आउट कर लीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका वहां से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 7 और यूनिट 8 की। क्या है यूनिट 7 और यूनिट 8 में? यूनिट 7, इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ, लिमिटेशंस ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, और ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। जनरेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यूनिट 8 क्या है? कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सारी, ये दोनों यूनिट आपकी GS3 की टाटा मैग्रा हिल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब है, रवि अग्रहारी की, इसमें कवर हो जाएंगी पूरा की पूरा यूनिट 7 और यूनिट 8। जस्ट फिर वही करना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद हमको बुक की कंटेंट लिस्ट देखना है कि कौन सी यूनिट में ये सब कवर हो रहा है, और बस वहां जाके हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और अपना काम हो जाएगा। क्लियर? तो रवि अग्रहारी की बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यहाँ आपको एनर्जी वाला पोर्शन भी और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे इंस्टीट्यूट्स भी और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग वगैरह सब मिल जाएगा। आप इसे प्रेफर करिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यूनिट 9, डेफिनेशन, स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, एथिक्स वैल्यूज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, इशूज एंड चैलेंज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको क्या प्रेफर करना है? एक बुक है शंकर IAS की फॉर इंग्लिश मीडियम, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। NIOS के एनवायरनमेंट के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पहले जिसे आपको प्रेफर करना है या पढ़ना है कंपलसरी, वो है NCERT की 12th की बायो की किताब के चैप्टर 13, 14, 15, 16। इससे आपका बेसिक एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, ठीक है, बेसिक एनवायरनमेंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, ये आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी को फॉलो करिए आप, अनअकैडमी को फॉलो करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको एज इट इज बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले निर्माण IAS के या दृष्टि के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। क्लियर? इससे आपका ये एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 10 की, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी, अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये पूरा क्या है? ज्योग्राफी का टॉपिक।
क्या का टॉपिक है? ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफी प्रिपेयर करेंगे तो उसकी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये यूनिट 10 आपकी वहां से कवर हो जाएगी। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि यूनिट 10 को हमको ज्योग्राफी की किताब से कवर करना है। आप चाहे बर्नवाल से कर सकते हैं, चाहे जीसी लियोंग से कर सकते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी 11-12 की जो किताब है उससे कर सकते हैं, वहां से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं GS4 की। ये पेपर है एथिक्स का। ठीक है, इसमें यूनिट 1 में है फिलोसोफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, एथिक्स, वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, केस स्टडीज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस पेपर के टाइप पे बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का कहाँ से आएगा, कौन सी चीज़ें कितनी पूछी जाएंगी। मैं अभी यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ सोर्स मटेरियल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम सेपरेटली अगले वीडियो में बात करेंगे। क्लियर? इसमें पहला है फिलोसोफर, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स। इसमें यहाँ नाम दिए हुए हैं सारे। ठीक है, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, महावीर, है ना, ये सब। यूनिट 2 में है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू, मोटिवेशन। ठीक है, करप्शन। और फिर उसके बाद अगला है केस स्टडीज, का पे ऊपर के टॉपिक के बेस पे। इसके लिए आपको क्या कवर करना है? पहली एक किताब है रघुवंशी एंड रघुवंशी की, जो अभी तक हम पढ़ते हैं 2019 के जो मेंस है, अभी तक का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली डिजाइंड है। लेकिन इसमें आपको सोशल फिलोसॉफिकल थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स मिल जाएंगे, लेकिन कौन से? जो अभी तक 2019 के सिलेबस में मेंशन्ड है वो, बाकी छूट जाएंगे। ठीक है, एक किताब आती है क्रॉनिकल, लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की। ठीक है, क्रॉनिकल के द्वारा है, लेक्सिकॉन के नाम से है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन है। ठीक है, इस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ह्यूमन नीड और ये करप्शन, ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। केस स्टडीज के लिए आपको सेपरेट अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, ये लेक्सिकॉन में भी है। और एक उसकी बुक आती है अरिहंत की। ठीक है, उसमें भी दी हुई है। आप उन्हें प्रेफर करें, केस स्टडीज को सॉल्व करें, खुद से लिखें। इससे आपको विथ प्रैक्टिस ये टॉपिक यूनिट कवर होगी। ठीक है, ये यूनिट कैसे कवर होगी? प्रैक्टिस से कवर होगी। ठीक है, 2 केस स्टडीज आएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स या फिलोसॉफिकल थिंकर्स आपको यहाँ से कवर नहीं होते हैं, उसके लिए आप दृष्टि के नोट्स कवर, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। या उस इन सबसे बहुत बढ़िया है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अन अकेडमी की क्लास। अन अकेडमी की क्लासेस जब आप फॉलो करेंगे तो GS पेपर 4 पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन अन अकेडमी की क्लास के साथ साथ आपके पास लेक्सिकॉन, अरिहंत या रघुवंशी की एक किताब होना जरूरी है। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप खुद से प्रिपेयर करते हैं या खुद आप किसी बुक मटेरियल से पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट वीडियो क्लासेस या लाइव क्लासेस या किसी भी कोचिंग क्लासेस के साथ बहुत अच्छा आता है। आप सिर्फ क्लासेस पे या वीडियोस पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उतना अच्छा उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए आपके पास रिटर्न मटेरियल होना चाहिए। क्लियर? इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसा इसका कोई इकट्ठा मटेरियल नहीं है, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए ये और दृष्टि और निर्माण IAS के द्वारा ये पेपर कंप्लीट करने के लिए नोट्स निकाले गए हैं, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर? बट जो फिलोसोफर्स या थिंकर्स या सोशल रिफॉर्मर्स आपको यहाँ कहीं भी छूट जाते हैं, ठीक है, छूट जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हम गूगल करें, उनके बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ें और खुद के नोट्स बना लें। बाकी हाँ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, एथिक्स, वैल्यू, करप्शन, ये सारी चीज़ें आपको इन लेक्सिकॉन से या अरिहंत की किताब से या रघुवंशी एंड रघुवंशी से या दृष्टि या निर्माण के नोट से यहाँ से कवर हो जाएगी। और एथिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि पढ़ने अकेले से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो आप कहीं नहीं भटकिएगा, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अन अकेडमी को फॉलो करें, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में, आपके टाइम को बचाते हुए अन अकेडमी में ये कवर कराया जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं GS5 की। ये पेपर है लैंग्वेज का, हिंदी। यहाँ याद रखिएगा कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये पेपर कंपलसरी है और हिंदी में ही देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये सब बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और 15-20 दिन की प्रिपरेशन भी आप इसे दे देते हैं, तो आप इस पेपर में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने भी किया है और बहुत से लोगों ने किया है। ठीक है, 150 प्लस स्कोर होता है।
ठीक है। अभी तक इसके लिए कोई एज सच किताब नहीं थी, बट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंदौर में श्रीवास्तव मैम के द्वारा एक इसके लिए किताब पब्लिश की गई है, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी के लिए। आप उसे फॉलो कर सकते हैं। श्रीवास्तव मैम, उनका मैं कंप्लीट नाम तो याद नहीं है मुझे, बट आप अगर कोई आपके फ्रेंड्स इंदौर में हों या कोई हो तो आप उनसे मंगवा सकते हैं कि श्रीवास्तव मैम की किताब चाहिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। एक आती है लूसेंट की सामान्य हिंदी। आप इस बुक के साथ साथ सप्लीमेंट के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा सप्लीमेंट आप लूसेंट सामान्य हिंदी की किताब को प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर। सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि क्या है सिलेबस। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको जो लूसेंट की मैंने सामान्य हिंदी बनाई है उसके शुरू में 19 पेजेस, फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 19, भाषा का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी की प्रॉपर तरीके से कैसा उसका विकास हुआ है, कौन कौन से चरण हैं, ठीक है, कब कौन सी लिपि कहाँ से कैसे आई, वो पूरा दिया हुआ। तो वो 19 पन्ने आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी इसमें वो समास, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह पूछते हैं, वो आराम से बन जाएगा। ठीक है। लूसेंट सामान्य हिंदी में ही आपको अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लोक, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद, ये आपको जनरल प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। संधि, समास, विराम चिन्ह, ये आपको श्रीवास्तव मैम की किताब से भी और उससे क्या बोलना चाहिए, सामान्य हिंदी लूसेंट, वहां से भी कवर हो जाएगा। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, ये श्रीवास्तव मैम की किताबों पे दी हुई है। इसके अलावा आप पीएस एकेडमी के नोट्स है हिंदी के, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में ये सब शब्दावली दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, ये सब आप किसी भी किताब से, या तो लूसेंट जनरल हिंदी से कर लें या श्रीवास्तव मैम की किताब से कर लें, आपका काम हो जाएगा। अपठित गद्यांश, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पल्लवन, पल्लवन की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कि जो एक पंक्तियां दी हुई हैं उसका भाव पल्लवन कैसे किया जाता है, ये कर लें। ठीक है। संक्षेपण, गद्यांश दिया होता है उसका 1/3 में लिखना होता है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर आप अनअकैडमी में हिंदी या श्रीवास्तव की किताबों में ये सब दिया हुआ है, आप ये सब कर सकते हैं। 200 नंबर का पेपर है, 150 प्लस बहुत इजीली स्कोर होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। और हिंदी के लिए सिर्फ ये 2 सोर्स हैं, एक श्रीवास्तव मैम की बुक है और एक लूसेंट की सामान्य हिंदी है। जब श्रीवास्तव मैम की आप किताब लेंगे तो इसमें आपको प्रारूप लेखन की भी जानकारी मिलेगी, प्रारूप लेखन भी मिल जाएगा। ठीक है। प्रारूप लेखन में क्या है, पत्र, प्रपत्र, ठीक है, प्रतिवेदन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र वगैरह वगैरह, ये पहले हिंदी के पेपर में ही इंक्लूड हुआ करते थे, बट नए सिलेबस में इसे ऐसे के पेपर में डाल दिया गया है। तो आपको इस किताब से वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये देखो, प्रारूप लेखन ये रहा, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र वगैरह, ये सब श्रीवास्तव मैम की किताब। लूसेंट जनरल सामान्य हिंदी में ये कवर नहीं होगा, लेकिन श्रीवास्तव मैम की जो आप हिंदी की किताब लेंगे सामान्य हिंदी की, उसमें ये कवर हो जाएगा। तो ये 25 नंबर का है, ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे है में है, एक 1000 वर्ड्स का ऐसे है, 1000 वर्ड्स का, और एक 500 वर्ड का ऐसे है। तो टॉपिक्स जो जनरल आपके स्टडीज के टॉपिक्स हैं या जनरल करंट अफेयर का टॉपिक वहीं से आना है। कोई भी आप निबंध, मंजूषा वगैरह। हाँ, एक और चीज़, हिंदी मीडियम वालों को भी ये ऐसे हिंदी लैंग्वेज में ही लिखना है। तो निबंध, मंजूषा या कोई भी ऐसे ही किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, या सिंपल ऐसे राइटिंग करिए, स्वयं करिए। जनरली आप पढ़ते हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई टॉपिक लीजिए अच्छा सा। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां से ऐसे के टॉपिक्स मिलेंगे, आप अपने वर्ड्स में ऐसे लिखिए। निबंध होता क्या है, निबंध इज अ फ्री फ्लो ऑफ थॉट। ऐसे क्या है, फ्री फ्लो ऑफ थॉट है। निबंध का मतलब क्या होता है, अपने विचारों का निरंतर अबाध्य प्रवाह। ठीक है, मतलब कि बिना किसी बंधन के, जो किसी बंधन में बंधित ना हो, वो होता है निबंध। ठीक है। तो सिंपल आपके अपने विचारों का प्रवाह, मतलब निबंध की सबसे बेसिक चीज क्या है, या ऐसे में सबसे बेसिक चीज क्या है, कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक पढ़ने वाले को कहीं लगना नहीं चाहिए टूटा फूटा है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक चीजें क्लियर होती जाए। निबंध लिखने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है, सबसे पहले आप एक इंट्रो लिखें। इंट्रो को पढ़ते ही ये पता लग जाना चाहिए कि आप अंदर क्या बातें करना चाहते हैं। फिर इंट्रो के अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक है उसकी बॉडी को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, और इसका पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ चेंज कर करके एक एक चीज को आप
कंप्लीट करते जाएं और आखिरी में आप उसका कंक्लूजन लिखें, और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो और आपने जो भी ऊपर लिखा है उसका पूरा सार इकट्ठा करता हो। ठीक है, तो ये आप किसी किताब को पढ़ के जनरल नॉलेज के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसी निबंध की किताब को या किसी के द्वारा लिखे हुए एसेस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, वीक में एक ऐसे या 15 दिन में एक ऐसे लिखिए। एग्जाम के तक आपकी ऐसे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड करें। कोशिश करिएगा कि जब आप ऐसे की बात कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज उसमें जाएं, गवर्नमेंट की कुछ पब्लिकेशंस के अच्छे थॉट्स जाएं। जो आप फिलोसोफर और थिंकर्स, आपने पॉलिटिकल थिंकर्स और ऐसे वो एथिक्स के पेपर में पढ़े हैं, उनके कुछ कोट्स आप यहाँ डाल सकें, कुछ दोहे डाल सकें। ठीक है, कुल मिला के बात यह है, ऐसे को रीडेबल बनाना है। ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक वन फ्लो में एक सी बातें हों, बिल्कुल जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं ना, तो ऐसे आप क्या होता है, राइटर ऐसा इस तरीके से आपको बांध के रखता है कि आपका मन उससे उचटता नहीं है। तो बस ऐसे में हमको यही चीज डेवलप करनी है। तो ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसे का पेपर 100 नंबर का होता है, 50 इसका एवरेज है। ठीक है, आप अच्छे से लिखते हैं, जो सारी बातें मैंने बताई इसे फॉलो करते हैं, तो आप 60 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, 50 टू 60 के बीच में। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स आएंगे 40 टू 50। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आप 5, 6 या 10 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर कम मिलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा आपकी सारी मेंस की प्रिपरेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी इन द टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। जनरली तो रहेगी, लेकिन उस साल के एग्जाम के लिए आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसे जरूर देखिए। उसमें जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उससे फॉलो करिए। ठीक है, इंटरनेट ऐपों से तैयारी करिए। पहले जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मेंस और प्रीलिम्स के, उसे कवर करिए। उसके बाद जब एक बार नोटिफिकेशन आउट हो जाए और आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाए, तो नियरली आपको 50 टू 60 डेज का टाइम मिलता है। 50 टू 60 डेज के टाइम में आपको क्या करना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, उसकी लिस्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज और याद रखिएगा, इसके अलावा नो नीड टू स्टडी एनी बुक अदर देन दिस। जो मैं यहाँ 6-7 किताबें बता रहा हूँ, इसके अलावा किसी के कहने पर भी, कुछ भी करने पर भी आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं भटकना है। कोई कहे भी कि ये किताब बहुत अच्छी है, इससे ऐसा है, इसमें वैसा, बिल्कुल नहीं जाना है। हमको इन किताबों में स्टिक रहना है, इससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा और आप 160 प्लस इजीली स्कोर कर पाएंगे। मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा, हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन प्रीलिम्स। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। पहली किताब है लूसेंट जीके। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पीले रैपर में आती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नीले रैपर में आती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है प्री की और साथ साथ में मेंस की भी। ठीक है, इसमें सारे जीएस के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब दिया हुआ है। आप सिर्फ इसे पढ़ें, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मिसलेनियस भी जितना लूसेंट में दिया है मोर देन सफिशिएंट है। मिसलेनियस के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकने की या किसी और पब्लिकेशन की या किसी और कोचिंग की नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है एमपी जीके। एमपी जीके के लिए आपको 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। पहली महावीर पब्लिकेशन की समग्र अध्ययन, दूसरी एमपी जीके पुणेकर की, और तीसरी एमपी का क्वेश्चन बैंक, जो किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो, पुणेकर के भी ले सकते हो, महावीर का भी ले सकते हो। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर आप पहले तो मेंस के लिए बोल रहे थे कि आप मुकेश माहेश्वरी पढ़ो, सिद्दीकी पढ़ो। यस, मेंस के लिए वो किताबें हैं, लेकिन प्री के लिए हमें 1 लाइन फैक्ट चाहिए, वो इन्हीं किताबों में मिलेंगे। आप मुकेश माहेश्वरी पढ़ लें, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ लें, आप सिद्दीकी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन आपको ये किताब बाद में पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुणेकर और महावीर की एक एक लाइन में जो दिया हुआ है वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री फैक्चुअल पूछता है। तो ये किताबें आपको पढ़नी है। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एक एमपी की क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिकेशन की आपने दोनों किताबों को पढ़ लिया, उसके बाद एक बार आप क्वेश्चन बैंक लगा लें, काम खत्म हो गया। तीसरी चीज है कंप्यूटर। 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से होते हैं। ठीक है, और ये इसे कवर करने के लिए एक ही बाइबल है, उसका नाम है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की किताब है किसकी? कंप्यूटर की। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस मुगालते में है या इस गलतफहमी में है कि हम हिंदी मीडियम की किताब कंप्यूटर में नहीं पढ़ सकते हैं, तो बहुत जल्दी इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि 1-2 बार आपका प्री नहीं निकलेगा या आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इस चीज को फॉलो करेंगे। इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसे फॉलो कर लें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों इस किताब को पढ़ें, बहुत कंपलसरी है। स्टार लगा लें, 2-3 जितने लगाने हैं।
2 से 3 बार प्री के पहले इसे पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे हम हिंदी की किताबें कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, मैं खुद इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ। इसमें क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंग्लिश में दी हुई हैं, इसीलिए पढ़ने में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इसलिए आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए आपको किसी अलग से क्वेश्चन बुक की आवश्यकता नहीं है। एक घटना चक्र के द्वारा आती है पुनरावलोकन, उसका नाम है किताब का पुनरावलोकन। ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अलग किया हुआ है। पहले टॉपिक को क्या किया हुआ है, इन्होंने समझाया है, उसका पूरा बेसिक दिया हुआ है, पूरा उसका डिटेल्स दी हुई है, फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चंस के नीचे फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये किताब आती है, सिर्फ आप इसके जो उसमें दिया हुआ है आप उसको पढ़ लें और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व कर लें और उन क्वेश्चंस के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप उन्हें पढ़ लें। आपका एनवायरनमेंट के लिए मोर देन इनफ हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप एनवायरनमेंट के लिए अलग से किसी किताब के लिए किसी डॉक्यूमेंट के पीछे ना भागें, क्योंकि उससे बाहर कुछ जाता नहीं है, तो आपका एनवायरनमेंट ईजी कवर हो जाएगा। एक आता है स्पीडी, रेलवे की आती है स्पीडी जीके की। ठीक है, सामान्य ज्ञान। ये क्या है, ये बिल्कुल जिस जैसा इसका नाम है वैसे इसकी ये किताब है। ठीक है, जीके। इसमें पूरी किताब है, एक पेज में 3-3 सेक्शंस हैं और 150-200 पन्ने की किताब है और इतना जीके लिखा है कि आप सोच भी नहीं सकते जी कितना लिखा है। ठीक है, आप इसे पढ़ते जाएंगे, कोई सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं लिखा हुआ है। शुरू के 20 पेजों में कुछ टॉप सब्जेक्ट वाइज एक पेज में दिए हुए हैं और बीच में कुछ सब्जेक्ट वाइज 3-3 4-4 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं है, सीधे एक लाइन में लिखा हुआ है कि राजमहल को शाहजहां ने बनवाया, उसकी अगली लाइन में लिखा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इस तरीके की ये किताब है। अगर आपको टाइम मिलता है और अगर आपको लगता है कि ये बाकी चीज़ों को करने के बाद हमारे पास टाइम बच रहा है, तो आप डेली 5 से 10 पेज इस पीडी के पढ़ सकते हैं। एक ही एक चीज़ को कई बार लिखा हुआ है तो बहुत इजीली रिवीजन भी होते जाता है। ठीक है, तो आप इस किताब को ऐसा कंपलसरी ना लें कि ये कंपलसरी हमको पढ़ना ही है। पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, आपका हो जाएगा। लेकिन पढ़ पाओगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वन लाइन, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा या पॉलिटी पढ़ा किससे, ल्यूसेंट से, अब आप स्पीडी पढ़ेंगे तो स्पीडी में आपको रैंडमली हिस्ट्री और पॉलिटी के फैक्ट्स मिलते जाएंगे, जिससे कि आपका जो जीके है या जो कुछ फैक्ट्स हैं जो किसने कवर नहीं किया है, हमारा लूसेंट ने कवर नहीं किया है, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंस है ना, 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हैं बस, बाकी इसका कोई प्री में रोल कॉल नहीं है। एक चीज, आप न्यूज़पेपर पढ़ते आए ही हैं, साल भर से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स वैसे ही आपको याद है। ठीक है, या वैसे ही आपको पता है, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके छूटे हुए हैं, न्यूज़पेपर से कवर नहीं हुए, उसके लिए आप करंट अफेयर्स की स्पीडी आती है ईयरली एडिशन। वंस अगेन ये हिंदी मीडियम में आती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे ही पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें, कोई आवश्यकता नहीं है आपको इंग्लिश मीडियम की ही कोई भी मैगजीन आप पढ़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल आती है, सारी चीज़ें इसमें कवर होती है, 70-80 पेज में आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्पीडी का करंट अफेयर ले आए, साल भर का एडिशन जो एग्जाम के पहले आता है, लॉन्च करते हैं वो साल भर वाला ले आए। उसके पीछे वो 250-300 ऑब्जेक्टिव्स भी देते हैं, वो 250-300 ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ने के बाद कवर कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं। ठीक है, मत करिए ये काम, इसलिए मत करिए क्योंकि आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके होंगे जो कि स्पीडी पूरा कवर कर लेगी। तो यहाँ पे जैसे मुरनाल सर कहते हैं कि डू नॉट इन्वेंट द व्हील अगेन, जो पहिए का निर्माण हो सकता है उसका आप फिर से दोबारा निर्माण मत करिए। ठीक है, स्पीडी वाले वो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, जनरली आप मेंस में फोकस करिए कि हमको करंट अफेयर से मेंस के लिए क्या चीज़ चाहिए, उसके नोट्स बनाइए। प्री के लिए छोड़ दीजिए, प्री के लिए जब नोटिफिकेशन आउट हुआ, आप मार्केट गए, 70-80 रुपए की स्पीडी खरीद के लाया, 2 से 3 बार पढ़ा, करंट अफेयर खत्म। 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने हैं, उसमें से आपको 50% क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज इट इज रिपेयर करता है। उन्होंने 2014 में भी पूछा था कि लिब्रो इज रिलेटेड टू विच गेम, और 2018 में फिर पूछा है कि लिब्रो किस गेम से रिलेटेड है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, रोज टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है।
सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नहीं, 2 से 3 इंस्टीट्यूट्स की या 2 से 3 सोर्स की आप कोचिंग इंस्टीट्यूट लें, ऑनलाइन लें, कुछ भी 2 से 3 जगह के टेस्ट पेपर्स आपको डेली सॉल्व करने हैं। डेली मतलब डेली, ठीक है। संडे को आप रिलायंस ले सकते हैं, लेकिन 6 दिन तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप डेली टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो उनमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, ठीक है। उससे भी आपका करंट अफेयर की काफी इफेक्टिवली प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। टेस्ट पेपर से आपको ये पता लगेगा हमारे वीक एरियाज कौन से हैं, हमारा कमजोर सा वाला पार्ट कौन सा है, किस सेक्शन पे हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, किस सेक्शन पे हमारा स्कोर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको टेस्ट पेपर से पता लगती रहेंगी, इसलिए टेस्ट पेपर लगाना बहुत आवश्यक है। आप टेस्ट पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर, अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया हो तो बाकायदा आप वहां जाइए, आप वहां पे एग्जाम वाले माहौल में टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। वहां से आपको एग्जाम में प्रेशर हैंडल कैसे करना है उसका पता लगेगा, एग्जाम के टिकट्स के बारे में पता लगेगा, ओएमआर सीट फिल करने की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ओएमआर सीट कैसे फिल की जाती है, जिससे कि आपकी ओएमआर सीट भरने में कोई गलती नहीं होगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप फॉलो करिए, ठीक है। स्पीडी आप जो जीएस वाली है उसे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पढ़ भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी चीज यहाँ पे स्किप करने वाली नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। करंट अफेयर की स्पीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, लूसेंट जी के, एमपी जी के लिए ये 3 किताबें और कंप्यूटर, ठीक है। अभी तक एक्ट पूछता था एमपीपीएससी, 3 एक्ट आते थे, ह्यूमन राइट एक्ट, एसटीएससी एक्ट और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, बट अब वो हटा दिया है, तो वहां की टेंशन आपकी खत्म हो गई है, आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आपकी सोर्स लिस्ट यहाँ पे ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैंने जितनी भी यहाँ पे किताबें बताई हैं, सिर्फ आप उन किताबों का अध्ययन कीजिए, उन किताबों को फॉलो कीजिए। जो टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंगली छूट जाते हैं, इस सोर्स लिस्ट के बाद भी आपके जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह जा रहे हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी को फॉलो करिए, दृष्टि को फॉलो करिए, विजन को फॉलो करिए, क्लियर आईएएस को फॉलो करिए, निर्माण आईएएस को फॉलो करिए, लेकिन एक टॉपिक के लिए किसी एक सोर्स को। क्लियर? सोर्स लिस्ट को बल्कि नहीं बनाइए। जो टॉपिक आपको लगता है कि किसी किताबों में कवर नहीं हो रहा है, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी के वीडियोस से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद उन्हें रिवीजन करिए। आंसर राइटिंग डेली करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मेंस के टेस्ट पेपर्स को लिखते रहें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने आसपास के 4-5 जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप लिखिए, एक्सचेंज करिए, एक दूसरे के क्वेश्चंस को कॉपी को चेक करिए, ठीक है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, योर प्रिपरेशन। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड ST01 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और पूरे कोर्स की प्रॉपर प्लान्ड प्रिपरेशन मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें अगले अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।